गरीब सास की 3 बहुओं ने खाई घास की रोटी। अरे गहना, चाय बन गई हो तो जल्दी से दे दे, काम पर जाने को देरी हो रही है। जी बस अभी लाई। गहना अशोक, संतोष, विनोद को चाय देते हुए हिचक कर बोलती है, आज लाल चाय ही बनाई है। घर में दूध पानी लाने के पैसे भी खत्म हो गए हैं और राशन पानी भी भरवाना पड़ेगा। तभी गहना को उल्टी आ जाती है और वो भागती है। अरे गहना, क्या हुआ तुझको? तभी अशोक की दोनों भाभियां इंदु और सुधा मुस्कुराती हैं। अरे भाऊजी, वहाँ गहना की तबीयत बिगड़ गई और आप यहाँ मुस्कुरा रही हैं, जाकर देखिए ना। अगर गहना की तबीयत बिगड़ेगी नहीं देवर जी, तो आप बाप कैसे बनेंगे? का सच भाऊजी, हम बाप बनने वाले हैं। हाँ हाँ देवर जी। तीसरी बहू के भी पेट से होने की खबर सुनकर गोदावरी खुशी से भर जाती है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतने दुख दिखाने के बाद आज तू सालों बाद इस घर में खुशियां लाने जा रहा है। गरीब गोदावरी के 3 बेटे बहू हैं, जिसमें से उसकी बड़ी बहू इंदु को एक बेटी है और अब उसकी दोनों छोटी बहू गर्भवती हैं। वह सब एक कच्चे घर में बड़ी गरीबी में दिन काट रहे हैं। ऐसे में तीनों बेटे राजमिस्त्री का काम करते हैं। दिन बीतते हैं। गोदावरी की दोनों गर्भवती बहू को 5-6 महीने लग जाते हैं। एक दिन जब तीनों भाई मलबे में काम कर रहे होते हैं, तभी संतोष वहाँ के मैनेजर को सीमेंट बालू की बोरी बेचते देखता है। अरे अशोक, विनोद, देखो, ये मैनेजर तो बड़ा ही बेईमान है। साहब जी इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और ये सीमेंट बालू की बोरी बेच रहा है। संतोष भैया, वो देखो, वहाँ पर बाकी के मजदूर सीमेंट में बलुआ मिट्टी का मिलावट कर रहे हैं। ऐसे तो बिल्डिंग एकदम कमजोर बनेगी और 1-2 सालों में ही गिर जाएगी। तीनों मैनेजर के पास आकर इस मुद्दे पर बात करते हैं। तभी मैनेजर आंखें दिखाकर कहता है, क्यों बे, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर बाबू, आप तो जो ये मिलावट का धंधा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। बेईमानी की कमाई से मेहनत की एक रोटी भली होती है। इसलिए तो तुम इतने गरीब हो। ईमानदार होकर भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुम तीनों ने। मेरे साथ मिल जाओ, एक बोरी पर 50-100 रुपए तुम्हें भी दे दूंगा, वरना बेटा तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। फिर भीख मांगकर खिलाना अपने परिवार को। मैनेजर उन्हें लालच भी देता है और उन्हें धमकाता भी। वह तीनों अपनी माँ और गर्भवती पत्नियों का मुंह देखकर चुप हो जाते हैं, मगर इसके लिए उनका ईमान हर दिन उन्हें धिक्कारता है। तीनों मालिक को सब सच बताने जा ही रहे होते हैं, उससे पहले ही मैनेजर उनके खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा के उन्हें जेल भिजवा देता है। क्यों बे? अरे कैसे राजमिस्त्री हो तुम लोग? हाँ, रोजी रोटी कमाने के लिए मिलावट का धंधा करते हो? नहीं नहीं साहब, ये सच नहीं। हमें जाने दीजिए, हमारी गर्भवती बीवी और माँ हमारी राह देख रही होंगी। पुलिस वाला उनकी एक नहीं सुनता और एक तरफ उनकी गर्भवती बीवी बूढ़ी माँ घर पर उनका इंतजार कर रही थी। वहीं तीनों पुलिस की मार खा रहे होते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। वहीं गोदावरी और उसकी तीनों बहुओं का उस कड़कड़ाती ठंड में बुरा हाल था। गोदावरी झोपड़ी के बाहर ठंड में ओट पर बैठी रोते हुए उनकी बाट जोहती है। 2 दिन गुजर गया, अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ होंगे मेरे लाल। तभी गहना बेहोश होकर धम्म से गिर जाती है। उस वक्त दोनों का 8वां महीना था। गहना, उठो ना। माँ जी देखिए ना, गहना आंखें नहीं खोल रही। अरे क्या हुआ गहना बहू को? बहू ठंडे पानी के छींटे मार। काफी हाथ पैर मलने के बाद गहना होश में आती है। बहू, तू ठीक तो है? इस बिछौने पर लेट जा। तभी मुनिया ने भूख भरी आंखों से कहा, माँ, दादी भूत लगी है, हमारे घर में रोटी क्यों नहीं बनती अब? क्योंकि इस वक्त घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। अरे कहाँ हो कृष्ण कन्हैया? उस दुखियारी सुदामा का दुख देख देख कर तुमने उसे महलों का राज भोगने को दे दिया था, और यहाँ मेरी गर्भवती बहुएं, मेरी पोती इस ठंड के कहर में कई दिनों की भूखी हैं। क्या तुम्हें हमारा दुख दिखाई नहीं देता? हमारी भी सुध लो भगवन। सुधा बहू, गहना बहू, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? नहीं माँ जी, हमें
जरा भी भूख नहीं लगी। इतने दिनों से तुम्हारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा और कहती हो भूख नहीं। मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मगर माँ जी बाहर इतनी कड़कड़ाती ठंड है, अगर ठंड देखूंगी तो 2 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी। फिर बूढ़ी गोदावरी उस कड़कड़ाती ठंड में निकल जाती है, जहाँ पूरी सड़क पर घना कोहरा छाया होता है। ठंड इतनी थी कि बेचारी वह गरीब थर थर कांपने लगती है और अपनी छीनी फटी चिटी साड़ी को सर पर ओढ़कर चल पड़ती है। आज तो बड़ी ठंड है। ये बर्फीली हवा तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही है। पूरी सड़क ठंड से खाली है। तेरी भी लीला क्या खूब है भगवान, भीख के भी रास्ते तूने बंद कर दिए। काफी दूर चलने के बाद गोदावरी को कचरे और गंदगी में कुछ जंगली साग पनपा दिखाई देता है। ये तो साग है, इसे ही तोड़कर घर ले जाती हूँ। इसी से मेरी बहू की थोड़ी भूख तो मिटेगी। गोदावरी सारा साग तोड़कर अपनी साड़ी के आंचल में घर लाती है। सिर्फ इस साग से बात नहीं बनेगी, क्या करूं, पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाती हूँ। बेचारी गोदावरी सभी के दरवाजे पर जाती है, मगर कोई भी उसे जरा भी आटा नहीं देता। तभी दूर एक बड़े बंगले में रहने वाली रोमा गांव के उस चबूतरे पर, जहां कुत्तों के लिए सभी के घरों का बासी झूठा खाना डाला जाता था, चोकर डाल जाती है। गरीबी और लाचारी इतनी बढ़ जाती है कि गोदावरी को वो चोकर उठाकर घर ले आना पड़ता है और उसे साग में मिलाकर रोटी बनाकर वो अपनी बहुओं को देती है। अपनी इस गरीब सास को माफ कर देना मेरी बहुओं। मैं तो तुम्हें इस घर की लक्ष्मी बनाकर लाई थी, मगर कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें भी ऐसे गरीबी भरे दिन देखने पड़ेंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे कि ये घास पात की रोटियां खानी पड़ेंगी। माँ जी, हमारा पेट भरने के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में दुख उठाकर आप बाहर गई। ये घास की रोटी हमारे लिए 56 भोग से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें आपका प्यार है। और माँ जी, इस घास की रोटियां में गजब का स्वाद है। अगर हम चाहें तो इस सर्दी में ये रोटियां बनाकर बेचेंगे तो ठंड में लोग इसे खाएंगे। इंदु की बात गोदावरी को ठीक लगती है और वह अपनी बहुओं के दिखाए रास्ते पर चलकर घास की रोटी के नाम से फुटपाथ पर रेड़ी लगाती है और उसकी गर्भवती बहुएं आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाती हैं। साग की रोटी खा लो, गांव जैसे स्वाद से भरी साग की रोटियां 10 रुपए में, 2 भैया 10 रुपए में लो। गहना की लुभावनी आवाज सुनकर ग्राहक उनकी रेड़ी पर आने लगते हैं। ठंड में साग की वह गर्मा गर्म रोटी सभी को बहुत भाती है। अरे वाह चाची, बहुत ही गजब का साग की रोटी बनाया है आपने। अरे बिल्कुल हमारी अम्मा के हाथ के जैसा। आज उनकी याद आ गई। धीरे धीरे गोदावरी की उन रोटियों की बिक्री बढ़ जाती है और कमाई भी अच्छी होने लगती है। तभी एक दिन वही पुलिस वाला आता है। लगता है यहाँ पर रोटी पानी का इंतजाम है, भूख भी लगी है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अम्मा जरा एक थाली लगाना। हाँ साहब जी, बैठ जाइए। पुलिस वाला वहीं बैठकर गोदावरी की बनाई घास की रोटियां खाता है और साथ ही उसकी गरीब बहू को भी वहां सड़क पर ठिठुरते हुए देखता है, जिससे उसे उन पर दया आ जाती है। शुक्रिया अम्मा, आपके हाथों में बड़ा ही अच्छा स्वाद है। ये लो अम्मा, रख लो। साहब जी, रोटी का दाम बस 50 रुपए हुआ है, ये 500 ज्यादा है। अरे कोई नहीं अम्मा, रख लो आप। नहीं साहब जी, मुझे किसी इंसान की दया की जरूरत नहीं। भगवान की दया से अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान बाकी है। अरे जो बूढ़ी माँ अपने बेटों का चला जाना अपनी आंखों के सामने देख सकती है, वो ये सब दुख सितम भी सही लेगी। ऐसा क्या हुआ था आपके बेटों के साथ? गोदावरी पुलिस वालों को सारी बात बताती है, जिसके बाद पुलिस वाले को संतोष की बातें याद आती हैं और वह फौरन से ही जेल जाता है और तीनों को छोड़ देता है। मुझे माफ कर देना, मेरे दोस्त, कानून अंधा होता है, मगर जिनकी जन्नी इतनी ईमानदार खुददार हो, उसके बेटे भला बेईमान कैसे हो सकते हैं? तीनों भाई पुलिस वाले का शुक्रगुजार कर वापस अपने घर लौटते हैं। उन्हें अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर गोदावरी और उसकी तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। उस पल उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं और अब वह पूरा परिवार मिलकर वह घास की रोटियों का ढाबा खोल लेते हैं। गजब भैया, क्या गाजर का हलवा बनाया है। अरे खाकर तो मजा ही आ गया।
जहां एक तरफ गरीब मजदूर कड़कड़ाती ठंड में कोयले के पत्थर तोड़ रहे होते हैं, वहीं कोयले की खान का मालिक मणिक लाल गद्दे पर बैठा गाजर का हलवा खा रहा था। उसी में से एक मजदूर था भोला, जो ठंड में कपकपाए जा रहा था। आज तो बड़ी ठंड है भैया, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का खून जम जाएगा। तभी मानिक लाल उस पर चिल्लाकर बोलता है, अबे ओ ससुर के नाती, बाप की बारात में आया है क्या? है? वहां सारे काम कर रहे हैं और तू यहाँ मस्ती मार रहा है। मालिक, बहुत सर्दी है, हाथ पांव सुन्न हो गए हैं, स्वेटर भी नहीं है। तो तू कमा कर करता क्या है? रोज रोज इसी एक फटे पजामे में आ जाता है। रोज दिन के सिर्फ 70 रुपए की दिहाड़ी में क्या होता है मालिक, उससे मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरता है। ये दुखड़ा मेरे आगे मत रहो, ज्यादा पैसे चाहिए तो कहीं और जा और काम देख ले। ये गरीब भोला की मजबूरी थी, जो रोज उसे भूख और रोटी के लिए वहां खींच लाती थी, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में उसके जैसे न जाने कितने गरीब लोग काम के भूखे बैठे हैं। दिन भर खटने के बदले दिहाड़ी के 70 रुपए से दाल चावल खरीदता था वो। लगता है आज आसमान से आफत बरसने वाली है, कितनी जोर जोर से बादल गरज रहा है। तभी बारिश आ जाती है और भोला भीगा कांपते ठिठुरते अपनी झोपड़ी में लौटता है, जहां उसके बूढ़े माँ बाप, एक 5 साल की बेटी और गर्भवती बीबी भूखे उसका राह देख रहे थे। माँ देखो, बाबूजी आ गए। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना। सुबह तक भोला का शरीर तेज बुखार से तपने लगता है और कई दिन काम पर नहीं जाने की वजह से घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। तभी गांव में गाजर का हलवा बेचने वाला आता है। ए गाजर का हलवा खा लो भैया, शुद्ध घी में बना, खोया पिस्ता बादाम काजू वाला गाजर का हलवा। ए बोलो गाजर 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 का हलवा ले लो। माँ, दादी माँ, मुझे भी गाजर का हलवा खाना है। देखो, सब बच्चे खा रहे हैं। हलवे के लिए मुनिया को ललकता हुआ देखकर सुधा का मन दुख से भर जाता है। मुनिया, दादी माँ और माँ के पास अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो मैं बना दूंगी हलवा। बहू, जब तक भोला ठीक था वो पूरे परिवार को अकेले कमा कर खिलाता था। घर में एक दाना पानी भी नहीं है। ऐसे में अब हाथ पर हाथ धरे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें ही कोई काम करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी हम गरीब जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं, वरना तो इस दुनिया में किसी गरीब को एक रोटी भी कोई देने वाला नहीं। दोनों गरीब सास बहू उस कड़कड़ाती ठंड में मजबूरी में काम ढूंढने निकलते हैं, जहां उसे एक कोठी में रोटी बनाने का काम मिल जाता है। उनकी मालकिन मंजू बहुत ही खड़ूस थी, वो दोनों से हर काम में पीछे पीछे लगकर काम करवाती थी। अरे ओ सुधा, ये कैसे पोछा लगाया है तूने? अभी भी कचरा सोफे के नीचे पड़ा है, चल फिर से पूरे घर में पोछा मार। पर मालकिन, आप तो देख रही हैं मेरा 8वां महीना चल रहा है, अभी मुश्किल से मैंने पूरे घर में पोछा मारा है। पानी भी बर्फ जैसा है, अब दोबारा से पोछा? हाँ तो क्या, पैसे भी तो दे रही हूँ, फ्री में थोड़ी लगवा रही हूँ। बेचारी सुधा दूसरी बार पोछा मारती है। पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसकी रूह सिहर जाती है। सुधा, देवकी। जी मालकिन। ये लो गाजर और एकदम साफ सुथरे तरीके से बढ़िया सा हलवा बना दो। घी, काजू, बादाम, पिस्ता, खोया सब रसोई में रखा है। सुधा और देवकी हलवा बना देती है। हलवे की खुशबू से उन दोनों का मन भी ललच जाता है। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मन किसे नहीं करता, मगर गरीब को तो हर रोज 2 वक्त की रोटी भी भरपेट नसीब नहीं होती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मंजू एकदम से दोनों को काम से निकाल देती है। ऐसे में देवकी सुधा चिंता में आ जाते हैं। माँ जी, इतने से पैसे में हमारा पेट कब तक भरेगा? 2-4 दिन में ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तब हम गरीब सास बहू के घर का गुजारा कैसे चलेगा? तभी देवकी कोई ख्याल सोचता है। बहू, इन पैसों से क्यों ना हम दोनों सास बहू गाजर का हलवा बनाकर बेचें? ठंड में तो गाजर का हलवा खाना सभी को पसंद होता है। मगर देवकी, सामान और बिना बर्तन के आखिर तुम दोनों सास बहू हलवा कैसे बेचोगी? जिन पैसे से हम हलवे का सामान ले आएंगी। फिर दोनों सास बहू सारा सामान इकट्ठा करके अगली सुबह इधर से उधर लकड़ियां बीन कर लाती हैं और चूल्हे पर हलवा बनाकर सुधा उसे अपने सर पर उठाकर हलवा बेचने निकल जाती है। हलवा खाओ हलवा, शुद्ध देसी घी में बना गाजर का काजू बादाम वाला हलवा। एक बार खाओगे बार बार आओगे। बहू, सर्दी से सड़क तो एकदम सुनसान पड़ा है,
हम गरीब सास बहू का हलवा बिकेगा ना? हाँ माँ जी, बस हमें विश्वास रखना है। दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं, तभी आसमान से ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। बाप रे बाप, अरे बहू, ये जाड़ा तो शरीर का खून जमा रहा है। माँ जी, आप घर जाइए, इस बुढ़ापे में आपके शरीर के लिए ठंड ठीक नहीं। मैं हलवा बेच कर आऊंगी। देवकी को घर भेजकर सुधा कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर बैठी हलवा बेचती है। अभी तक जरा भी गाजर का हलवा नहीं बिका है। ईश्वर, इतना भी इम्तिहान मत ले हम गरीबों का कि हम भूखे ही मर जाए। तभी आंसू पोंछकर सुधा फिर से गाजर का हलवा बेचती है। गाजर का हलवा ले लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तभी गाजर के हलवे की खुशबू से एक आदमी उससे गाजर का हलवा खरीदता है। अरे सुनो बहन, जरा एक कटोरी गाजर का हलवा देना। ये लीजिए भैया जी। हलवा खाते ही आदमी गरीब सुधा की बड़ी तारीफ करता है। भाई वाह बहन जी, अब क्या गजब का हलवा बनाया है आपने। अब मेरा तो मन नहीं भरा, अरे एक कटोरी और दीजिए। ये लीजिए साहब जी। वो आदमी गाजर के हलवे के बदले गरीब सुधा को 200 रुपए दे देता है। साहब जी, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे हलवे के सिर्फ 100 रुपए बनते हैं। पर इस ठंड में यही गाजर का हलवा हलवाइयों को यहाँ बड़ा महंगा बिक रहा है। रखो रखो बहन, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। बर्फबारी के बीच उस ठंड में फुटपाथ पर बैठकर सुधा अपने बाकी के सारे हलवे बेच देती है और घर वापस आ जाती है। माँ जी, सारा हलवा बिक गया। अब कल से हमें और हलवा बनाना होगा। अगर हम दोनों गरीब सास बहू का गाजर हलवा यूं ही बिकता रहा तो हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। ये कहते कहते सुधा की आंखें भीग जाती है। अगले दिन दोनों गाजर का हलवा बनाकर उसी फुटपाथ पर बैठकर बेचते हैं। मगर उस ठंड में बेचारी उन गरीब सास बहू के तन पर कोई भी शॉल या स्वेटर नहीं था, जिससे ठंड में उस फुटपाथ पर टिकना उनके लिए काफी कठिन था। दिन बीतते गए और अपने गाजर के हलवे के स्वाद के लिए वो छा जाते हैं और गाजर का हलवा बेच बेच कर उनकी आमदनी भी बढ़ने लगती है, जिससे अब वो रेडी पर सजा धजा कर हलवा बेचने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है। अबे ओ गरीबों की टोली, किससे पूछकर तुम दोनों ने फुटपाथ पर रेडी लगाई है? चलो हटाओ ये ठेला, तुम यहाँ ये सब नहीं बेच सकती हो, समझी? चलो छोड़ो, मैं तुम दोनों गरीब सास बहू को हलवा बेचने दूंगा। एक काम करो, जल्दी से मेरी जेब गर्म कर दो। क्यों साहब, सरकार आपकी जेब नोटों से भर रही है, वो क्या कम है जब आप हम गरीबों की मेहनत की कमाई खाने आए हैं? हम गरीब सास बहू यहाँ हलवा क्यों नहीं बेच सकती? सुधा के मुंह से कड़वा सुनकर पुलिस वाला बौखलाकर सारा हलवा सड़क पर पलट देता है और तोड़ फोड़ मचाने लगता है। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों हम गरीब सास बहू के पेट पर लात मार रहे हो? दया करो। पुलिस वाला दोनों सास बहू पर डंडा चला देता है। उस कड़कड़ाते ठंड में डंडे की मार खाकर बेचारी दोनों सास बहू की जान निकल जाती है। इतना नुकसान देखकर गरीब देवकी रोते हुए कहती है, साहब, एक गरीब का नुकसान करके तुमने ठीक नहीं किया। उस ऊपर वाले के यहाँ तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। इतने में पुलिस की एक जीप आकर वहां रुकती है, जिसमें एक पूरे एरिया के आईपीएस इंस्पेक्टर अजीत प्रताप थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? लाल पांडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब, मैं बताती हूँ साहब। सुधा बिना उससे डरे सारी बातें उन्हें बताती है। आप ही बताइए साहब जी, एक गरीब दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाता है, उसमें से भी इन जैसे पुलिस वाले रिश्वत मांगने आ जाते हैं। ऐसे में गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा? हम दोनों सास बहू गरीब जरूर हैं साहब, मगर ईमान बेचकर कमाना नहीं जानती। गरीब सुधा की बातें इंस्पेक्टर का दिल छू लेती है और उनको ठंड में कपकपाते देखकर उसे दोनों पर दया आ जाती है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप दोनों को यहाँ रेडी लगाने से कोई नहीं रोकेगा। और इस हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप सास बहू अपने गाजर का हलवा मेरे मेहमानों को खिलाइए। बड़ा नाम सुना है आपका। इंस्पेक्टर के दिए मौके से दोनों गरीब सास बहू के चेहरे पर बड़ी खुशी आ जाती है। इसके बाद तो आज अपने गाजर के हलवे के लिए और भी वो छा जाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी भरे हालात ठीक होने लगते हैं।